और इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट जो मीडिया पार्टनर है उसकी तरफ से प्रियंका सहरिया को मैं बुलाऊंगा स्टेज पर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दोनों का। हेलो, অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই শেষ, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশত সূৰ্য উঠা দেশ। मैंने डॉक्टर भूपेन हजारिका के गाने से इसलिए शुरू किया क्योंकि जो हमारे साथ अभी शख्सियत बैठी हुई है वो हमारे असम को दिखाती है। वो हमारे जैसे कि इस गाने में बोला है कि जो सूर्य है वो यहाँ पे पहले उसकी रोशनी गिरती है, तो वैसे ही असम एक सोने की जगह है और इस सोने की जगह को ही हमारे बीच बैठी हुई चित्र निर्माता रीमा दास जी अपने फिल्मों में दिखाती है। रीमा दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक के इस मंच में। एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। धन्यवाद प्रियंका और सबको धन्यवाद जो यहाँ पे मौजूद है। थैंक यू। असम से ऑस्कर्स तक के कार्यक्रम में रीमा दास जी है आज, और रीमा दास जी जिनकी फिल्म विलेज रॉक स्टार्स भारत से ऑस्कर्स के लिए 2017 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में भेजी गई थी। और मुझे आपको बताने में बहुत खुशी होगी कि विलेज रॉक स्टार्स 2 भी अभी थिएटर्स में अवेलेबल है। वो 6 मार्च को रिलीज हुआ है। और मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। नमस्कार, मैं प्रियंका सहरिया और आज हम बात करेंगे रीमा दास जी से, जो अपनी देश से, अपनी मिट्टी से और संस्कृति से जुड़ी हुई है और यही कहानियां वो दुनिया तक पहुंचाती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है रीमा दास जी। मैं इनकी इंट्रोडक्शन मतलब देना नहीं होता है, बट फिर भी मैं थोड़ी सी बातें इनकी बता दूं आप लोगों को कि ये असम की एक छोटे से गांव से है, सोई गांव से है और कामरूप जिले से। और ये सोईगांव से आके अपनी कहानियां दुनिया भर में दुनिया के दर्शकों को प्रभावित करने वाली फिल्म मेकर रीमा दास जी आज हमारे बीच है। उनकी फिल्म्स ने हमारे जो गांव है, हमारी जो मिट्टी है, हमारे जो बचपन है और हमारे जो सपने हैं, इसी को उन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महल में दिखाया है। रीमा दास जी, आपके लिए मेरा पहला सवाल ये है कि असम के एक छोटे से गांव से आप आई है और आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आप गई है। आपका सफर ये ऑस्कर्स तक का रहा है और हमें सबको पता है कि ये कोई मतलब इजी सफर तो रहा नहीं होगा, इजी जर्नी तो नहीं रही होगी। तो क्या आप हमें बता सकती है कि फिल्म मेकिंग का सपना आपका कैसे शुरू हुआ, ये जर्नी कैसे शुरू हुई? धन्यवाद। गांव छोटा दिल बड़ा, वही है हम लोग, भारत के लोग। असम हो चाहे पंजाब हो, कोई भी कोने में जाइए। एक्चुअली मुझे भारत में तो मुझे शहर के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग में हम रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन जब हम उतरते हैं शहर में भी एक्चुअली वही लोग हैं जो लोग भारत को भारत बनाते हैं। तो ज्यादातर तो हम लोग गांव के ही लोग हैं, तो हम गांव से आते हैं। और कुछ लोग पागल होते हैं जो सपने देखते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। और जो लोग सपने देखते हैं उनको उसके लिए काफी संघर्ष भी करना पड़ता है और हमने भी किया है, क्योंकि वो जो
जरूरत किया सपना देखने के लिए। तो गांव से आती हूँ, ऐसी एक गांव से जहां फिल्म में देखा जाता था, लेकिन फिल्म बनाने की जो जरूरत तो करने का ऐसे कोई वजह ही नहीं दिख रही थी। ऐसे कोई था नहीं कि हम फिल्म बना सकते हैं, ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो शुरू से ही मुझे डांस करना पसंद था, एक्टिंग करना पसंद था, खेलना कूदना, पेड़ में चढ़ना, नदी में नहाना, तो यही सब करके हम पले बड़े हैं। और उसके बाद मेरे पिताजी, माय फादर, ही इज अ टीचर, ही इज नो मोर, वो नहीं रहे, लेकिन उन लोगों के सपना थे कि मैं वैसे ही कुछ करूं, क्योंकि कोई भी इस तरह के जो काम होते हैं, कोई गाना गाते हैं, कोई पेंटिंग करते हैं या अभिनय करते हैं, वो तो हम प्रोफेशन मानते ही नहीं है, अभी भी नहीं मानते एक्चुअली। तो हम गए थे, पढ़ाई पूरा करने के बाद पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद मुंबई बहुत नजदीक थी, तो हमने बताया कि अभी तो एक्टिंग करना है, तो उसके लिए हम एक्टिंग के लिए ही गए थे। जब मुंबई पहुंचे तब हमें पता लगा कि अरे मैं तो भारत की हूँ, हमारे खून में, हमारे दिल में भारत ही भारत है। लेकिन वहां पे जब ऑडिशन देने गई तो हमें पूछा गया था कि आप क्या नेपाल से हो, आप क्या कहाँ से हो, आप चाइना से हो। तो वो एक पहली मेरी जो शुरुआत वहां से हुई। तो धीरे धीरे मैं तो एक्टिंग भूल ही गई। ऐसे भी हिंदी बहुत खराब थी मेरी, अभी तो बोल लेती हूँ थोड़ा बहुत, तो हिंदी खराब थी। और एक बात होती है कि कोई चीज का प्यार करना, जैसे हम बचपन से क्या होता है, हर चीज में हमें इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है। आप पैदा हुए तो आपके माँ बाप बताते हैं क्या करना है, स्कूल गए ये करो, उसके बाद आप कहीं पे नौकरी मिलता है, वहां पे भी आपको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाते हैं। तो उसके बाद आपका सपना तो आप भूल ही जाते हो, और इतना दब दब के आपको इतना दबाया जाता है आपके स्वाधीनता को, तो उसके बाद आप इतना छोटा महसूस करते हो। कभी कभी बहुत सारे लोग उठ नहीं पाते, और जो उठ पाते हैं उसके लिए काफी त्याग करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और हम शायद ठहरना नहीं चाहते थे वहां पे ही। तो मैं ये नेपाल की बात इसके लिए कर रही हूँ, कभी अभी दिल्ली में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि बार बार हमें बताना पड़ता है कि हम नॉर्थ ईस्ट से हैं और ऐसे दिखते हैं लेकिन दिल भारत के ही है, तो वो बताना पड़ा मुझे। लेकिन मैं जो दिखती थी या मैं जो कर नहीं पाई, अभिनेत्री नहीं कर पाई, इसके लिए मैं किसी को मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं तैयार नहीं थी। आप में कोई भी कुछ भी करने के लिए मुंबई जाते हो तो यू शुड लर्न द लैंग्वेज ऑफ द प्रोफेशन। तो मैं एक्टिंग तो मुझे आती थी। जब अभी मैं बहुत सारे नॉन एक्टर के साथ मैं काम करती हूँ, मैं देखती हूँ कि हम कहीं पे भी कोने में जाते तो सब लोग टैलेंटेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक्टिंग करने जाते हैं वही टैलेंटेड रहते हैं, सिर्फ उनमें हिम्मत थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा होती है। तो हम एक्टिंग जब कर रहे थे वहां पे, तो उसी समय में हमें काफी दुनिया भर की थोड़ा फिल्में देखने की मौका मिले। तो बॉलीवुड के जो मूवी थे मेरे लिए बहुत मतलब बिग बजट, बिग सेटअप, तो उसको देख के फिल्म मेकर बनने के लिए मेरा कभी सपना नहीं था। लेकिन जब मैंने अलग अलग देशों की कुछ फॉरेन फिल्म्स देखना शुरू किया, सत्यजीत रे के पत्थर पांचाली हो, मजिद मजिदी के चिल्ड्रन ऑफ हेवन, कलर्स ऑफ पैराडाइज, देन टार्कोवस्की की फिल्में देखी मैंने, टेरेंस मलिक, ऐसे करके वंकर वाई, उन लोगों की फिल्में देखा, तो आई वॉज मेस्मराइज्ड बाय इट एंड आई फॉल इन लव विथ सिनेमा। और एक मैंने बहुत ही मेहनत से हमने कैमरा खरीद लिया था उस समय में, एक डिजिटल कैमरा, एक कैनन, निकन, ये सब आए हुए थे, उसी से वो वेपन बन गए, हमारे साथी बन गए। तो उसी को लेके, और ये जो ईरानियन मूवीज है या सत्यजीत रे की फिल्में हैं और कुछ यूरोपियन फिल्म्स में, वो देख के मुझे लगा कि
फिल्म स्कूल जाने के लिए तो और मेरे पास समय नहीं था सीखने के लिए, तो मेरे पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं था, लेकिन मैं कोई भी फिल्म देखती थी तो बहुत शिद्दत से देखा, बहुत बहुत ही बारीकी से मैंने देखा, और मैं वो कैमरा लेके गांव चली आई और उसी से शुरू हुई, विलेज रॉक्सर्स की जर्नी शुरू हुई थी। छोटे छोटे बच्चे को देखा गांव में, वो लोग थर्मोकोल के गिटार और बाकी इंस्ट्रूमेंट लेके काफी मजे करके उन लोग, हमारे जुबिन दा अभी नहीं रहे, जुबिन गार्ग आप लोग सब जानते हैं, तो उनके और काफी कुछ लोगों के गाने लेके इतने मस्ती में वो लोग फंक्शन में गाना गा रहे थे, इतने डांस करके, और दे कम फ्रॉम डेली, आई मीन फार्मर्स, उनके घर से आते हैं वो लोग, और मैंने देखा कि उनको देख के अरे ये लोग तो कभी खरीद ही नहीं सकते रियल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उनका जज्बा देखिए कितने, और मैं यहाँ दुखी होके बैठी हूँ, मेरे पास एक रियल कैमरा है और दे आर सेलिब्रेटिंग लाइफ। और जब मैं वो उनको लेके फिल्म शुरू किया तो मैंने देखा कि कैसे गांव के लोग, हमारे यहाँ पे आप लोग सब लोग जानते हैं कि फ्लड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और हमारा गांव ये जो है छैगांव की कालारदिया, वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है फ्लड की। तो मैंने देखा मेरी फिल्म में, मैंने खेती के टाइम में, मैंने बचपन से ज्यादा तक फ्लड आती तो हमें मजा आता था, हम खेलते थे पानी में। उसके बाद कॉलेज के लिए निकल पड़े, तो जब विलेज रॉक्सर्स के लिए काम करना शुरू किया, देन आई कनेक्टेड विथ माय रूट्स अगेन, और लोगों को देखा कैसे फ्लड में अपना क्रॉप्स सब कुछ खराब हो गया। उसके बाद 2-3 दिन के बाद और हंस हंस के वो लोग जी रहे हैं, तो उसी से विलेज रॉकस्टर्स, मुझे लगता है हमारे फार्मर्स ही रियल रॉकस्टर्स है। मेरी फिल्म के लिए हो क्या हमारे सबके लिए है, उनकी इज्जत करना, उनको केयर करना मुझे लगता है बहुत जरूरत है, क्योंकि वो लोग बार बार एक्सप्लॉइट होते आ रहे हैं, और उनको हम लोग केयर नहीं करेंगे तो उनका जज्बा टूट जाएंगे, टूट ही जाते रहते हैं उनका। तो वही विलेज रॉक्सर्स था, और उसी से उसके बाद जब वो बड़ी फेस्टिवल में गई, नेशनल अवार्ड मिला, और उसके बाद ऑस्कर जो भी हुआ, वो एक सपना जैसा था मेरे लिए। हमने मेहनत किया था 3 साल तक वो फिल्म बनाने के लिए, और बाकी सब सपना है। धन्यवाद। मैं इसी बीच एक बात आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। विलेज रॉक स्टार्स जिस मूवी की बात ये कर रही है, जो ऑस्कर्स तक गई थी, वहाँ उस मूवी में जिन्होंने एक्टिंग किया था, धुनु और भास्कर यहाँ पे मौजूद है। एक बार आप दोनों प्लीज खड़ी हो जाइए, जोरदार तालियां इनके लिए। इन्होंने बहुत बेहतरीन एक्टिंग किया है वहां पे। मैं एक्टिंग तो नहीं बोलूंगी, ये लोग मतलब अपने लाइफ को ही जी रहे थे उस मूवी के दौरान। तो बहुत बड़ी मतलब जोरदार तालियां इनके लिए। इन दोनों को आप लोगों के सामने में धन्यवाद कहना चाहती हूँ। वो लोग बच्चे थे, कभी उनके साथ काम किया था। एक्चुअली वही लोग मेरे क्रू थे, मेरे साथ और कोई लोग नहीं थे। इन्हीं लोग मेरे को संभालते थे, वही लोग क्रू बने थे। और उनका जो इनोसेंस है, द पावर ऑफ इनोसेंस, मैं वही वो स्वाधीनता की बात कर रही थी, क्योंकि उनके मन में, उनके आंखों में कभी भी वो डाउट नहीं थे मेरे लिए। कभी भी उन लोगों ने मुझे क्वेश्चन नहीं किया कि मैं एक छोटा सा कैमरा लेके क्या कर रही हूँ। तो इसके लिए इनकी वजह से, उनके जो इनोसेंस है उसकी वजह से शायद वो फिल्म बन पाई। तो थैंक यू। आपने बहुत सारी चीजें बोली, उनमें से आपने मैंने बहुत सारी, मेरी इतनी लंबी कहानी है तो मैं थोड़ा सा कोशिश किया। तो मैं ये बोलना चाहती थी कि आपने फार्मर्स के बारे में बात किया। आप अपने मूवी में वो सब कुछ दिखाती है, जैसे कि आपने फ्लड्स की बात की, आप दिखाती है पैडी प्लांटिंग, जैसे कि हम लोग एसएमईज में बोलते हैं भुई रुआ, और मेरे गांव में बोलते हैं पैक रुआ बोली कय डोरंग और फले। तो और फिर आप दिखाती है मास मारा, फिशिंग, फिर बीटल नट के ट्री में धुनु चढ़ती है। और मैं तो मेस्मराइज हो गई जब मैंने उसको देखा कि वो कैसे चढ़ती है बीटल नट के ट्री में। तो तामुल गसर पड़ा, तामुल पड़ा, वो सब आप दिखाती है एक मूवी के जरिए। और मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है
वहाँ पे। मुझे आप ये बताइए कि आप इन सब चीजों को इतनी बारीकी से कैसे देखती है और मतलब क्या नाता है आपका उन सब चीजों से? दिल का रिश्ता है, दिल का ही नाता है। तो मैं तो वहाँ ही पली बड़ी हूँ। तो आप जब वहाँ ही रहते हो, जब मुंबई गए, मुंबई में तो एक मटेरियलिस्टिक लाइफ ही बता सकते हैं। इतना इतना प्रेशर रहता है, कुछ एक अपने आप को प्रूव करने के लिए इतना प्रेशर हो जाता है। कोई भी प्रोफेशन में, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ एक्टिंग करे या कोई फिल्म मेकर या आप जर्नलिज्म में है, तो हर एक को एक प्रेशर रहता है। तो उस प्रेशर से आप जब वहां से आपकी लाइफ को देखते हो तो आपका वही बचपन याद आ जाती है, आपके वो गांव के लोग वो याद आता है। कभी कभी क्या लगता है कि जिंदगी है क्या, जिंदगी वो आप बारिश में भीगते थे वो भूल जाते हो, सूरज डूबते रहते उगते रहते आप भूल जाते हो। वहां पे मुंबई में समुंदर है, वहां जाने के लिए भी भूल जाते हैं क्योंकि काम का आपके ऊपर इतना प्रेशर है। तो मैं जब अब वापस आई यहाँ पे फिल्म बनाने के लिए, तो गांव ने फिर से मुझे जो दिया तो वो जिंदगी वापस कर दिया मेरी, जो मैं कहीं भूल गई थी, जहाँ जो चीज मेरे से खो गई थी वो फिर से वापस आ गया। तो जब आप बाहर रहते हो तो जैसे लोग जब विलेज रॉक्स देख के, बहुत सारे असम के लोग ही मुझे बोला करते थे कि आपके गांव आना है, आपके गांव इतने खूबसूरत है। मैंने बोला नहीं, असम के हर गांव खूबसूरत है, लेकिन मैं मुंबई में रही इसके लिए हमारी पेड़ मुझे इतनी सुंदर लगती है, हमारे नदी इतनी खूबसूरत लगती है। तो वो जो खूबसूरती की महसूस होती है जब नहीं होते हैं तब महसूस होते हैं। अभी जैसे बारिश नहीं हो रही है तो हमें लग रहा है, ऐसे तो असम में फरवरी में ही बारिश होना शुरू होती है, नहीं हो रही है तो लग रही है कि बारिश क्यों नहीं आ रही है। तो उसका जब महसूस जब नहीं मिलते हैं तो होती है। तो वही सिर्फ महसूस ही किया मैंने, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ साबित करना था। जो महसूस हुआ वही, उसी को मैंने कोशिश किया दिखाने के लिए। और मुझे लगा कि क्योंकि मेरी लाइफ की फिर से, आपको लगता है ना एक जिंदगी में भी आप ऐसा होते हैं, मरते हैं जीते हैं और जिंदा होते हैं। तो विलेज रॉक्स के टाइम में जो मुंबई में मेरी जो स्ट्रगल रही और फिर से जो मुझे डेड फील होता था ना कि मैं मर गई हूँ, लगता है मेरा जो आत्मा है कहीं तो मर गई है, तो वो गांव में गांव के लोग और प्रकृति के साथ रह के और मुझे वापस मिला। जब मुझे वापस मिला मुझे लगा कि मुझे महसूस हो रही है, तो ये फिल्म शायद मैं बनाती हूँ तो बहुत सारे लोगों को छू जाएंगे जो लोग वो मिस कर रहे हैं, और वही हुआ एक्चुअली। थैंक यू। मैंने जब इनकी मूवी देखी थी तब मैं भी बाहर ही थी और मुझे भी अपने गांव की ही याद आई। मैं यहाँ पे बैठे सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो शायद घर से दूर है या बहुत दिनों से अपने गांव नहीं गए हैं या शहर में रह रहे हैं, आप इनकी मूवी देखना एक बार। अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग सच में, जैसे ये बोलती है ना कि हम लोग एक क्या बोलते हैं, एकदम काम के बीच, टेंशन के बीच आ जाते हैं। आप लोग अगर उनकी मूवी देख लोगे ना तो आप लोग एकदम सीधा खींचे चले जाओगे अपने विलेज के उस मतलब प्योरिटी, वो मिट्टी, वो सुगंध आपको मिल जाएगी फिर से। वो जीवन आप वो मूवी आपको फिर से वो लाइफ दे देगी आपको। मुझे लगता है प्रियंका, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए आप जो बोल रहे हो सबको पता है लेकिन कभी कभी ऐसा है हमें पता रहता है लेकिन वो जो कदम उठानी पड़ती है, वो एक डिसीजन लेना होता है और आपका माइंड जो है ना आपको कंट्रोल करते रहते हैं, आपको एक कुछ करने नहीं देते, होने नहीं देते। तो वही एक दिक्कत है मुझे लगता है। जो लोग आजकल मोबाइल में भी देखते रहते हैं किससे बैड रिवॉर्ड आ रही है, किससे गुड रिवॉर्ड आ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, निकल नहीं पाते। तो बातें वही है, मुझे लगता है ज्यादा तक जितने सेंसिटिव एजुकेटेड लोग हैं उनको तो ये पता ही है, ज्यादा तक लोग गांव से ही आते हैं। आपने एक बात बोली कि आपके फिल्म्स में नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स होते हैं, जैसे कि ये दोनों हैं अभी या सारे जो भी एक्टर्स रहे हैं, तो आप इन लोगों के साथ काम करती है और आप मतलब कैसे इन बच्चों को ढूंढ के निकालती है, क्या देखती है आप?
और आपके मन में क्या रहता है? मन में कुछ नहीं रहती है एक्चुअली। कुछ लोग हैं आपको अट्रैक्ट करते हैं, आप उनको देखते हो तो लगता है कि ये इनमें कुछ दम है, वो उनके आंखों में कुछ दिखाई देती है। ये एक जस्ट ऑब्जर्वेशन है। और आप जिस तरह से चीजों को लेके सेंसिटिव रहते हैं तो वो सिर्फ आप कनेक्ट करते हो और आप होगे, और ये अपनी अपनी बात होती है। आप कुछ करोगे तो आपको कुछ और दिखाई देगी, मैं करती हूँ तो मुझे कुछ और दिखाई देगी। तो कुछ बात ऐसी ही है। और ज्यादा तक नॉन प्रोफेशनल, क्योंकि मैं फिल्म स्कूल से नहीं आती हूँ, और मैं जब फिल्म बनानी शुरू किया तो वो भी मेरे लिए एक फिल्म स्कूल जैसा थे। तो प्रोफेशनल एक्टर के साथ मैंने पहली मूवी किया तो 24 डेज ही किया। तो विलेज रॉक्स मैंने 3 साल तक काम किया। तो मुझे वो फ्रीडम चाहिए था, एक तो बात वो थी। और मैं यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस हुआ करती थी जब मैं मुंबई नहीं गई थी। मुंबई जाके जब आप एक सिस्टम में आ जाते हो तो कभी कभी क्या है, वो आपका जो रियल टैलेंट है उसमें खो जाते हो। आपको प्रूव करना होता है, आपको किसी को दिखाना होता है। तो वो जो चीज एक है, मुझे लगा कि नॉन एक्टर्स जो है उनके साथ काम करना ज्यादा एक टाइम तक वो ज्यादा आसान था मेरे लिए। और वही बात है कि मजा आता है एक्चुअली, क्योंकि वो नहीं रहता ना एक स्टूडियो सिस्टम। जैसे आप एक पूरी प्रोफेशनल टीम रहता है तो एक बजट रहता है। तो आपका कैसा है ना, वो प्रोफेशन, कभी कभी प्रोफेशन कैसे होते हैं उसमें आप जीना भूल जाते हो। आप जस्ट काम कर रहे हो, कुछ प्रूव कर रहे हो, एक टारगेट दिया जाता है उसको अचीव कर रहे हो। लेकिन मुझे शायद वो करना नहीं था। मुझे वो जो मैं कर रही थी उससे मेरा प्यार था, लगाव था, तो मुझे जीना था। तो वो भी एक वजह हो सकती है शायद, जिसकी वजह से मुझे पसंद है कि कोई एक सीन करना है तो कभी कभी मैं 7 दिन तक वो सीन करती रहती हूँ जब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन एक स्टूडियो सिस्टम में आप वो कर नहीं पाते हो, इसके लिए भी मुझे ये पसंद है करना। आप जब नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में असम को रिप्रेजेंट करती है, तब आपको कैसा महसूस होता है और इसका इम्पैक्ट आपके गांव के लोगों पे भी होता है क्या? उन लोगों को पूछना पड़ेगा आपको लेकिन कुछ हद तक तो होता ही होगा। और आपका एक जब सपना होता है, था ऐसा कि हमारी फिल्में फेस्टिवल में जाए, तो वहाँ जब एक बड़ी फेस्टिवल में जाती है तो हमें लगता है जो हमने मेहनत किया। और ऐसा होता है कि वो बड़ी फेस्टिवल के जो प्रोग्रामर्स होते हैं और उसके बाद जो क्रिटिक्स होते हैं और वहाँ के जो ऑडियंस भी होते हैं, उन लोगों को फिल्मों के बारे में काफी पता रहता है। तो उन लोग जब एक फिल्म सिलेक्ट करते हैं तो काफी अच्छा लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि यू आर प्रोबेबली डूइंग समथिंग राइट। तो वो एक बात हो जाती है, तो उससे एक हिम्मत बढ़ जाती है कि हमारी फिल्म उन लोगों ने पसंद किया है तो कुछ बात तो होगी। तो एक वैलिडेशन मिल जाती है। और आप जब असम से असम और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आप एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है और अपनी फिल्म आप खुद बनाती है, खुद शूट करती है, एडिट करती है, सब कुछ करती है। आप हमें बताइए आपने कैसे चैलेंजेस फेस किया है, मतलब इस होल प्रोसेस में? वो भी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन वो होती है, मजबूरी रहती है कभी कभी। जब जिंदगी में ऐसी मोड़ आ जाते हैं जहाँ मजबूरी होती है, आप अभी ऐसा लगता है कि आप अभी क्या करेंगे, इसके सिवा और करने के लिए कुछ नहीं है। और मैं एक्टिंग में कुछ ऐसा कुछ कर नहीं पाई जाके। तो इसकी वजह से मैंने जब फिल्म बनाने के लिए सोचा, एक तो जब मैंने फिल्म देखा तो एक पेंटिंग की तरह ही देखा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इतना एक बड़ा टीम जुगाड़ नहीं कर सकती, एक उनको पेमेंट नहीं कर सकती हूँ, और उनको मुझे एक डर भी था ज्यादा लोग आ जाएंगे तो मेरा जो वॉइस है, मैं जैसे फिल्म बनाना चाहती हूँ वो शायद हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक दबाव में रहते हैं, आपको डर है। क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं क्या कर सकती हूँ,
मेरा एक सपना था, मुझे फिल्म से प्यार था, मुझे उतना ही पता था, टेक्निकल ऐसा कोई नॉलेज नहीं था। उसकी वजह से मैंने जो पेंटिंग हिसाब से देखा तो मैं बस करती गई। क्या क्वेश्चन किया था आपने? चैलेंजेस तो कितना हो सकता है, बहुत बहुत चैलेंजेस था, उसका कोई हिसाब नहीं है। पहले तो मैंने छोटे कैमरे से किया था, तो कोई रिफ्लेक्टर्स या इस तरह का कोई लोग मेरे साथ नहीं थे, क्रू नहीं थे, तो इसके लिए मैं सूरज के ऊपर ही कंप्लीटली डिपेंडेंट थी। तो मैं एकदम, जो मैजिक आवर होते, एकदम सुबह मुझे शूट करना होता था, या तो आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून में शूट करती थी। और विलेज ऑफिस में तो फ्लड आप देखोगे रियल है, सब कुछ रियल है, कोई वीएफएक्स नहीं है। अभी विलेज ऑफिस 2 में भी कोई वीएफएक्स नहीं है, तो इसके लिए एक सनसेट, एक अच्छा सा उसको मिलने के लिए 7-7, 8-8, 10 दिन तक हम इंतजार करते थे। और स्टॉर्म आ जाते तो भाग भाग के हम लोग जाते थे, वहां पहुंचते थे तो चली जाती थी, बारिश भी चली जाती थी, तो काफी चैलेंजेस रहा। और उसके बीच में फिनेंशियल चीजें, आपका रिस्क उठाना, आप अभिनेत्री नहीं बन पाए, नौकरी नहीं किया। अभी 3 साल तक जब एक फिल्म बनाते रहे तो उसके लिए भी काफी आपके अंदर ही बातें होती रहती है कि ये फिल्म बनाने के बाद और सक्सेस नहीं हुआ, या आपके हिसाब से नहीं हुआ, तो और कहाँ जाके मैं खड़ी हो जाऊंगी। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें, तो मैं अपने आप से ही बातें करती थी। लेकिन थैंक्स टू गॉड, ईश्वर और प्रकृति को, यूनिवर्स, आप बताते हैं ना सपने देखते कुछ शिद्दत से, तो यूनिवर्स कंस्पायर्स टू अचीव दैट। वो मैजिक, वो मिस्ट्री को मैं अभी भी बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वही हुआ। आपकी फिल्म्स बहुत ही सटल तरीके से सोसाइटी के जो इश्यूज है उसको दिखाती है। क्या आप ये मानती है कि सिनेमा समाज को बदलने की शक्ति रखती है? कोई भी अच्छा काम होता है तो समाज को बदलने की शक्ति तो रखती ही है। समाज बदलने या जो भी है, मुझे लगता है उस समय की जो अनुभव है, एक फिल्म देख लिया आपने, अपने आप को रिलेट कर पाए, आपने बचपन तक कभी आप वापस जाते हो, और कुछ चीजें हम लोग खोते हैं जिंदगी में, कुछ हो नहीं पाते। एक बार कभी आपको किसी से प्यार हुआ तो हो सकता है उसका जो रही, आपका जो जर्नी रही, इस तरह के आपके बहुत छोटी छोटी चीज होती है जो आप फिल्म मुझे इसके लिए पसंद है। ये एक पावरफुल ऐसा मीडियम है जो एक दुनिया है, ये उसके अंदर एक अपनी दुनिया आप दिखा सकते हो, बना सकते हो, ऐसा रिलेशन आप दिखा सकते हो जो हमें शायद अपनी जिंदगी में नहीं मिला, लेकिन हम ऐसा देखना चाहते हैं, इस तरह का प्यार, इस तरह का मोहब्बत और कुछ चीजें। जैसे कि आप अपने फिल्म में वुमेन को एक बहुत प्राधान्य देती है और रिलेशनशिप्स को आप बहुत प्राधान्य देखती है, तो वो सब क्या मैसेजेस होता है? मतलब मैसेजेस ऐसा, मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत सारी फिल्में बन रही है, अभी तो बहुत ही बिग बजट फिल्में बनती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है, रिलेशन हो या एक जगह की कहानी हो, किसी लोगों की कहानी हो या नदी की कहानी हो, एक चिड़िया की कहानी हो या एक पेड़ की कहानी हो, ये जो है एक डॉक्यूमेंटेशन भी है। आप अपनी हिस्ट्री को देखते हैं तो एक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि हम डॉक्यूमेंटेशन अभी के जो है, जिस तरह की अभी हम लोग, जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट ही होता रहेगा तो डॉक्यूमेंट कौन करेंगे? आप लोग जितने भी कोई रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो किसी ने तो डॉक्यूमेंट किया था ना, उसी को तो हम उसी से तो सीख रहे हैं। तो एक फिल्म है, एक गाना है, असम में इतने अच्छे अच्छे गाने हैं, पहले की ज्यादा, लिरिक्स इतना अच्छे है, उससे पता लगता है उस समय कैसे थी, अभी क्या नहीं है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आपको एक ऐसा एक कुछ करने के लिए, क्रिएटिव कुछ काम करने के लिए वो स्वाधीनता मिल गई है, फ्रीडम, और आपको लगता है आप कर पा रहे हो, तो एक जिम्मेदारी भी बन जाती है।
तो कितना सोशल किस तरह से चेंज हो रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन मैं जो महसूस कर रही हूँ एक पेड़ के लिए, एक इंसान के लिए या किसी के भी लिए, तो मुझे अच्छा लगता है शेयर करने में। जो मुझे महसूस हो रही है तो कोई ना कोई कोने में कोई तो ऐसे लोग होंगे ना जो मेरे जैसे सोचती है, जी जी तो उन तक हमें पहुंचना है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती हूँ कि मैं जो सोचती हूँ, मैं जो दिखाती हूँ ऐसा महसूस करो, लेकिन मुझे बहुत ही विश्वास है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो उन तक तो पहुंचा ही सकते हो। आपने विलेज रॉक स्टार्स 2 में एक बहुत ही मतलब एक मैसेज इम्पॉर्टेंट लाइन बोला था, मुझे वो डायलॉग, उसमें धुनु क्या करती है, अपने मम्मी के पास जाती है और वो लोग अपना जो ये है जमीन है वो बेचने की बात करते हैं, और जो धुनु की मम्मी है वो बताती है कि जमीन मत बेचो, जैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ वैसे ये जमीन भी तुम्हारी माँ है। तो कुछ बोलिए इस बारे में आप। हम यहाँ से हैं तो हम यहाँ आते हैं, गांव बदलने लगे हैं, अभी बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, तो बातें ये है कि हर एक जगह की मुझे पता है, मैं खुद ही अलग अलग जगह पे मैं कितने सालों से मुंबई में रह रही हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ के लोग उधर जाए, वहाँ के लोग उधर जाए, तो वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन उनमें भी क्योंकि मैं यहाँ से हूँ तो अच्छा नहीं लगता है कभी कभी कि हमारे जैसे फार्मर्स के अभी उन लोग गाय बकरी पालते हैं, तो अभी उनके लिए और फील्ड धीरे धीरे कम हो रहा है, वहां पे जगह नहीं है, तो उसका जो एक स्ट्रक्चर होते हैं, हर जगह की एक स्ट्रक्चर होते हैं, वो हम खोने लगे हैं। तो जब खोने लगते हैं तो आपका आइडेंटिटी भी आप खोने लगते हो। जब तक आपके पास जमीन रहती है, मिट्टी रहती है, तब तक मिट्टी सिर्फ हमारे प्रॉपर्टी नहीं है। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी के जैसे देखते हैं, मिट्टी है, जमीन है, एक शादी है या कुछ है तो बेच दिया। मुझे नहीं लगता है कि एक जगह के लिए किसी के लिए सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी है करके इतने आसानी से बेच दे, बिकॉज मुझे लगता है कि अपनी जमीन जो है उसके साथ आपका मेमोरी जुड़े रहते हैं, आपका हिस्ट्री है, वहाँ पे कल्चर है, और हमारे जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं उनका एक्चुअली फ्यूचर है। तो जब आपके पास जमीन रहती है तब आप अपने स्वाभिमान से जी सकते हो। डेवलपमेंट होना है, लेकिन माइंडफुल डेवलपमेंट होना है। कुछ जगह है जहाँ पे हमारे वहाँ पे भी एक जगह है जहाँ पे 200 फैक्ट्रियां लगाई गई है, वो मुझे समझ में आता है कि ये जगह लेकिन गांव में कहीं पे भी आके कंपनी बैठ जाते हैं तो वो गलत है मुझे लगता है, क्योंकि वहां पे पूरा उसका जो सिस्टम है वो बदल जाते हैं, तो वो शायद मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। और हमारा सेशन अंत में पहुंच चुका है अभी। लास्ट क्वेश्चन यही है कि असम के लोग और हमारे ऑडियंस जितने भी यहाँ पे बैठे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, और जो नए प्रजन्म, जो न्यू जनरेशन जो फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हैं, चाहे वो गांव से हो, शहर से हो, उन्हें आप क्या कहना चाहेगी? हम क्या कहेंगे, मैं यही बोलती हूँ कि हमें प्यार से जीना है, प्यार से जीना जरूरी है। और जिनको लगता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ लोग हैं जिनको कुछ बातें ज्यादा समझ में आते हैं, तो उनको जो समझ में आते हैं एक एक चीज का कैसे हम केयर करें, केयर करना बहुत जरूरी हो गया है। हमारे पास जो भी है उनका केयर करना, ख्याल रखना, वो बहुत जरूरी है। मैं वही बोलना चाहूंगी। और इतना फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, इस तरह से अभी इतना फास्ट डेवलप हो रहा है, तो बच्चों को हम पहले कैसे थे, उनको हम क्या करना है वो बताते हैं, वो नहीं बता के उनके दिल जो है, उनके दिल को महसूस कीजिए और उनको जो पसंद है उसको करने के लिए आप उनको उम्मीद दिखाइए। और जो न्यू जनरेशन है, उनका जो सपने हैं, उनका भी केयर करना बहुत जरूरी हो गया है कि हम एक दूसरे को समझे, क्योंकि जो एडल्ट है और चिल्ड्रन है उनके बीच में अभी एक
काफी डिस्टेंस आना शुरू हुआ है, उस बात को समझे, प्यार से रहे, और यही चाहते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद रीमा दास जी, आपने हमें समय दिया। दर्शकों, ये रीमा दास जी है और आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।